नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग चौंद स्वागत करता हूं आपका एंडलेट स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्वर्ग संधि के बारे में। आज हम लोगों का विषय है व्यंजन संधि। मित्रों, व्यंजन संधि आप लोग किसी भी पुस्तक से पढ़िएगा तो उसमें आपको बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानूनों के तहत आपको ये संधि पढ़ाई जाती है और बच्चों को ये संधि कभी समझ में नहीं आती है। संधि को लेकर बच्चा हमेशा डरा हुआ रहता है और हमेशा क्वेश्चन गलत करने की संभावना भी इसी संधि से होती है। मित्रों, आज मैं आपको इस टॉपिक को इतने अच्छे ढंग से बताऊंगा और इतने कम नियमों में मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। और ये टॉपिक क्लियर होने के बाद आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसी मेरी गारंटी है। बस आपको इसको बस एक बार छोटे से वीडियो को अच्छे से देखना है और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो अंत में आपको बताई जाती हैं और हम लोग उसको समझते नहीं हैं, बीच में वीडियो बंद करके भूल जाते हैं और चीज़ें छूट जाती हैं हम लोगों की दोस्तों। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज व्यंजन संधि की जीरो से। दोस्तों, व्यंजन संधि को समझने के लिए हम लोगों को पहले व्यंजन को समझना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने वर्णमाला जब पढ़ाई थी तो मैंने इसको बहुत अच्छे से विस्तार में समझाया था, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। व्यंजन मित्रों तीन प्रकार के होते हैं आपके, एक स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को मित्रों 5 भागों में बांटा गया है, जो हम लोग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन 5 वर्गों में बांटा हुआ है और इनकी संख्या कुल मिलाकर 25 होती है। 4 हम लोगों के अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यरा लवा, और 4 हम लोगों के ऊष्म व्यंजन होते हैं, सा, स, श, हा। ये हम लोगों के ऊष्म व्यंजन होते हैं और इन्हीं के योग से जो संधियां बनती हैं और उन्हीं संधियों को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। बहुत सारे नियम हैं मित्रों, आप लोग लुसेंट की किताब उठाइए, अरिहंत की किताब उठाइए, किसी भी लेखक की किताब उठाइए, हर किताब में आपको बहुत सारे नियम मिलेंगे व्यंजन संधि के लिए और ये टॉपिक सबसे कठिन हो जाता है। मित्रों, यहाँ पर हम लोग इन स्पर्श व्यंजनों की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का, खा, गा, घा वर्ग, इन वर्गों की बात ना करके इनको हम लोग देखेंगे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 इस नियम के तहत। ठीक है, तो अब दोस्तों शुरुआत करता हूँ मैं। जैसे कि पहला नियम है हम लोगों का कि जब तीसरा वर्ग का कोई अक्षर आ जाता है किसी शब्द के बीच में, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं प्रथम वर्ण में। यानी कि तीसरा वर्ग हम लोगों का कौन सा होगा? गा, जा, डा, दा, वाह। इन शब्दों में से कोई भी शब्द आएगा तो उसको हम लोग संधि विच्छेद करते समय उसको हम लोग का में परिवर्तित, का वाले वर्ग में परिवर्तित कर देंगे, यानी कि पहले वर्ग में परिवर्तित कर देंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक शब्द है दिगंत। दिगंत दिगंत शब्द है मित्रों। अब इसको अगर हम लोग विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर देखिए तीसरा वर्ग का गा अक्षर आ रहा है, तो इसको परिवर्तित करेंगे तो जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो इसको लिखेंगे दिक धन अंत, मतलब जिसका अंत बाद में हो वह दिगंत। इस तरीके से हम लोगों का ये हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे वागीश। वागीश बागीस को अगर हम लोगों को परिवर्तित करना है तो इसको हम लोग विच्छेदित करेंगे वाक धन ईस। वाक धन ईस। इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी जो गा अक्षर था उसको हम लोगों ने परिवर्तित किया का में, यानी कि तीसरा वर्ड जो है, तीसरा वर्ग जो है वह हम लोगों का परिवर्तित होता है पहले वर्ग में। तीसरा वर्ग परिवर्तित हो जाता है पहले वर्ग में, ये हम लोगों का नियम है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको पहला नियम बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें भी बहुत सारे नियम होते हैं लेकिन ये कॉमन नियम है। कई शोधों के बाद ऐसे नियम बनाए जाते हैं और आप लोगों के सामने रखा गया है। आप लोगों को कतई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये वीडियो अंत तक देखना है और निश्चय मानिए इसके बाद आप लोग कभी कोई क्वेश्चन इससे गलत नहीं करेंगे। इसी के साथ एक नियम है मित्रों, जब हम लोगों का 5वां वर्ग, यानी कि जिसे हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं वर्णमाला में, यानी कि अमय ऋणम, इनको जब हम लोग संस्कृत के अमय ऋणम वर्ड को जब हम लोग परिवर्तित करते हैं पहले वर्ग, विच्छेद करते हैं तो परिवर्तित होता है वह पहले वर्ग में। देखिए दोस्तों, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हम लोगों का एक एग्जाम्पल है षष्ठमुख। ऐसे ही लिखेंगे ना मित्रों। अब षष्ठमुख को हम लोग परिवर्तित करेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा, ये देखिए डा हम लोगों का 5वें वर्ग में आता है। ये देखिए इसमें दिया हुआ है डा, ये देखिए
ये डा लिखा हुआ है। अब इसको जब हम लोग परिवर्तित करेंगे तो पांचवा वर्ग परिवर्तित होता है पहले वर्ग में, उसी लाइन के पहले वर्ग में हम लोग परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर ये किस में परिवर्तित होगा, टा में। तो देखिए मित्रों, अब ये डा है, इसको हम लोग परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा श ट, षट धन मुख। देखिए मित्रों, यहाँ पर भी ये डा हम लोगों का आधा ही था शुरुआत में, षटमुख लिखेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पर ये डा हम लोगों का आधा था। तो इसको अगर देखिए खोल के लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, षट मुख, इस तरीके से तो लिखोगे ना। अब इसको विच्छेदित किया हम लोगों ने, तो ये जो डा है वह परिवर्तित किस में होगा, पहले अक्षर में, यानी कि टा में। तो टा भी तो हम लोगों का मित्रों आधा आएगा, इसीलिए हम लोगों ने उसको आधा लिखा था, षट धन मुख। इस तरीके से हम लोगों का पांचवा अक्षर परिवर्तित होता है पहले अक्षर में। उम्मीद है मित्रों आपको ये समझ में आया होगा और इसमें कोई समस्या भी नहीं होगी। एक और उदाहरण देख लेते हैं मित्रों, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोगों ने उदाहरण लिया चिन्मय, चिन्मय, चिन्मय। यहाँ पर देखिए ना जो है हम लोगों का पंचमा अक्षर है, पंचमा अक्षर है किसका, ता वर्ग का। ता वर्ग में ना यहाँ पर आता है, तो ना किस में परिवर्तित होगा, ता में। तो अब इसको हम लोग कैसे परिवर्तित करेंगे, इसको भी हम लोग लिखेंगे, देखो इसको खोल कर लिख लेते हैं, चिन्मय, इस तरीके से लिखेंगे ना। अब इसको देखिए चाहे इसको देखिए, बात एक ही, दोनों का विच्छेद एक ही तरीके से है। इसको हम लोगों को देखो ना को परिवर्तित करना पड़ेगा ता में, क्योंकि ये पंचमाक्षर है और ये उसी वर्ग का पहला अक्षर है। तो इसको हम लोग परिवर्तित करेंगे तो लिखेंगे चित धन मय। इस तरीके से मित्रों प्रश्न आ जाता है। आपसे कई बार विच्छेदन के ऊपर प्रश्न पूछ ले जाते हैं, आपसे पूछा जाता है चिन्मय शब्द दिया जाता है, इस तरीके से ये चिन्मय दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसका क्या विच्छेद होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल होंगे चिन्ह धनमय, एक में लिखा होगा चित्तमय, इस तरीके से बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वो इसी तरीके से चिन्हमय पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है, प्रश्न का टिक लगा देता है, उत्तर लगा देता है और गलत कर लेता है। अब दोस्तों सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो बनता है और मेरा सबसे फेवरेट जो भाग है व्यंजन संधि का, वह है यह तीसरा नियम। तीसरे नियम में क्या है, जब च और चज, टट, डड और लल इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इनका थोड़ा नियम थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा अलग से देखेंगे। इनको देखते हैं, इनको भी हम लोग परिवर्तित करते हैं ता में। दोस्तों जब भी ये वर्ड आएंगे एक साथ कहीं पर भी लिखियो, आप आंख मूंद कर इनका विच्छेदन कर दीजिए ता में, और ता में परिवर्तित करने के बाद इनका विच्छेदन कुछ इस तरीके से बनता है। मित्रों एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, बहुत ही नॉर्मल है, हिंदी वर्णमाला में इसका मैंने कई बार उपयोग किया, उच्चारण, उच्चारण। तो उच्चारण में देखिए चच आया ना, ये देखिए चच दिया था, इसको हम लोग परिवर्तित किस में करेंगे, ता में। तो कुछ नहीं करना मित्रों, इसके स्थान पर सीधा उठा के हम लोगों को ता रख देना है, तो क्या हो जाएगा, उत धन चारण। ठीक है मित्रों, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि लिखा जाता है सज्जन, सज्जन, सज्जन। सज्जन को जब हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग कर देते हैं, बहुत से लोग इसको कर देते हैं सज धन जन। यह बिल्कुल गलत है मित्रों, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता है। इसको हम लोग जब लिखते हैं तो लिखते हैं सत धन जन, यानी कि जो ये जन था, ज था, आधा जा और पूरा जा, इसमें हम लोगों ने ये वाला जा परिवर्तित किया ता में, यानी कि यह हम लोगों का तीसरा नियम हुआ। ये मेरा फेवरेट नियम है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ी इनकी, चच और ध उद्धार में जो ध का उपयोग होता है, आधा धा धनुष वाला और द पूरा, इसको आधा चा और
छा। जब इसकी बारी आएगी तो दोस्तों इसका नियम थोड़ा अलग है। यहाँ पर सिर्फ ता का उपयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर ता के उपयोग के साथ साथ जो छा है इसको परिवर्तित कर देंगे सा में, और यहाँ पे जो दा है इसको परिवर्तित कर देंगे हा में। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं मित्रों। जैसे कि आपने स्वच्छ वर्ड सुना है, स्वच्छ को तो खैर इस में नहीं रखेंगे क्योंकि उसका वह दूसरी संधि का उदाहरण है। जैसे उसको स्वच्छ को लिखेंगे सुधन अच्छ, तो वह हम लोगों का दीर्घ संधि स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है मित्रों, उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हम लोगों का उच्छ्वास, उच्छ्वास वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उच्छ्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास का जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो देखिए यहाँ पे चा और छा आया है, तो चा को किस में परिवर्तित करेंगे, ता में, और यहाँ पर जो छा आया है छा को परिवर्तित करना पड़ेगा हम लोगों को शा में, इस तरीके से। अब सा में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत धन। अब छा की जगह क्या आएगा, सा, तो यहाँ पर हो जाएगा श्वास। इस तरीके से हम लोगों का उच्छ्वास का भी विच्छेद हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है, जब समान वर्ण आएंगे, इसको भी देखिए आपको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या था, इससे पहले हम लोगों ने जितने भी वर्ड देखे वह समान परिवर्तित थे। मतलब कि चा 2 बार आया, जा 2 बार आया, टा 2 बार आया, डा 2 बार आया, ला 2 बार आया। अब जैसे टा है, टा को हम लोग टट्टिका का एग्जाम्पल आप लोग लिख कर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टट्टिका का उच्चारण क्या होगा, इसका विच्छेद क्या होगा। ठीक है, ये डा डबल वाला है, इसको हम लोग कैसे करेंगे इसका भी बताइएगा। उड्डयन का विच्छेद क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इनमें देखिए सब डबलिंग है, लेकिन इन वर्डों के साथ क्या है, यहाँ पर डबलिंग नहीं है, दोनों वर्ड अलग अलग हैं। तो जब दोनों वर्ड अलग अलग हैं तो जब छा है, छा परिवर्तित होगा सा में, और दा परिवर्तित होगा हा में। तो दोस्तों ये हम लोगों को थोड़ी याद करने वाली चीज़ है, इसको थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि बच्चा कोई भी प्रश्न गलत ना करे, आप लोगों से कोई भी प्रश्न ना छूटे हिंदी वर्णमाला में, ऐसी कोशिश है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ और बिल्कुल गहराई में लेकर चल रहा हूँ कि प्रश्न एग्जामिनर आपसे कहीं से भी पूछ ले, गलत ना करे। दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख ही लिया था, अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे दोस्तों हो जाएगा हम लोगों का उद्धार। उद्धार की बात करें, उद्धार लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं दोस्तों, और उद्धार, उद्धार को जब खोलेंगे तो यहाँ पर ये आएगा उत धन हार, उत्हार। उत्हार को जब हम लोग मिलाते हैं तो ये हा और ये ता, ये मिलकर परिवर्तित हो जाते हैं धा और दा में, इस तरीके से। और इसको जब मिलाकर लिखते हैं तो ये इस तरीके से लिख दिया जाता है मित्रों। तो मेरे ख्याल से ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब चलते हैं मित्रों दूसरे नियम की ओर। अब यहाँ पर एक चौथा नियम है। चौथा नियम है बिंदी का। जब हम लोग किसी भी वर्ड में बिंदी का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को उसके स्वर को समझना चाहिए, वह उच्चारण कैसा करता है। जब हम लोग कोई उच्चारण देखते हैं तो हम लोगों को उसका अर्थ अधिक समझ में आता है। अब जब बिंदी का उपयोग करते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है माँ के रूप में, यह बिंदी परिवर्तित हो जाती है माँ के रूप में। दोस्तों एक उदाहरण देखते हैं, जैसे संगति। संगति को हम लोग लेते हैं संगति, यहाँ पर बिंदी आएगी। संगति को जब हम लोग लिखेंगे तो इसको विच्छेद करेंगे, ये जो बिंदी है ये हम लोगों की परिवर्तित किस में होती है, माँ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम धन गति। इस तरीके से हम लोगों का ये 5वां नियम भी कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, कोई इसमें समस्या तो होगी नहीं मेरे ख्याल से। बहुत ही सिंपल नियम था, बिंदी को परिवर्तित कर देते हैं माँ में, और जब माँ हो तो विच्छेदन को संधि के रूप में जब करेंगे तो वह परिवर्तित हो जाएगा बिंदी में, याद रखिएगा। और इसमें दोस्तों 5वां नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ना में परिवर्तित हो जाता है ड़ा। ड़ा हम लोगों का परिवर्तित किस में होता है मित्रों, ना में। इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, हम लोगों को
देखा होगा रामायण। रामायण आजकल बहुत चल रही है रामायण टीवी पे, तो आज राम की बात करते हैं, रामायण। दोस्तों एक चीज़ और, संधि का एक खास नियम होता है, इसको बहुत ज़रूरी है समझना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। संधि विग्रह करने पर मिलने वाले जो शब्द निकलते हैं, मतलब कि जब हम लोग विच्छेद करते हैं किसी भी संधि का, किसी भी वर्ड का, तो जो शब्द निकलते हैं और उनका वही अर्थ निकलना चाहिए जो उस शब्द का अर्थ था जिसका हम लोगों ने विच्छेद किया, उसका भी वही अर्थ होना चाहिए जो विच्छेदन के बाद जो दो अलग शब्द निकल के आए हैं उनको मिलाने पर अर्थ निकल के आ रहा है। यानी कि दोनों अर्थ समान होने चाहिए, तभी आपकी संधि मान्य होती है। यही संधि का एक खास नियम है। संधि, अब जैसे रामायण शब्द दिया हुआ है, इसमें हम दोनों चीज़ों को समझेंगे। रामायण शब्द में क्या है, रामायण को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? रामायण एक प्रकार से चरित्र चित्रण है या फिर जीवन दर्शनी है श्री राम की, भगवान राम की जीवन दर्शनी या जीवन चरित्र, बायोग्राफी भी कह सकते हैं, वह रामायण है। अब इसको जब हम लोग देखेंगे, परिवर्तित किया, इसको विच्छेद किया, तो हुआ राम धन, यहाँ पे देखिए ड़ा है ना, ड़ा की जगह हो जाएगा आ, वो ना, तो राम धन आयन। आयन, आयन माने मित्रों होता है शीशा। शीशा यानी दर्पण, यानी कि राम का जो दर्पण है, यानी कि राम के बारे में जो दिखलाता है, वह हम लोगों का क्या है? रामायण। एक प्रकार से देखा जाए तो इसका और इसका अर्थ एक ही निकला। जो राम का चरित्र दिखाएगा, बायोग्राफी बताएगा राम की, वही तो राम का शीशा होगा। और दर्पण भी क्या करता है? आपका चरित्र दिखाता है और आपका पूरा लाइफ स्टाइल दिखाता है, वही हम लोगों का दर्पण होता है। तो यहाँ पे राम धन आयन, राम का आयन माने राम का दर्पण, राम के बारे में बताने वाला, वह क्या होता है? रामायण। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को भी समझना चाहिए, कोई भी शब्द हो उसका विच्छेद करने पर वही अर्थ निकलता है जो उसका मूल अर्थ हो। इसलिए संधि में अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये नियम भी आपको समझ में आया होगा। अंतिम नियम आपका सा और सा का है। जब षटकोण वाला सा और सलजम वाला सा, यह आपको कहीं पर भी दिया जाए और जब ये दिया जाता है तो इसको हम लोग विच्छेद के समय परिवर्तित कर देते हैं सा में। बहुत ही सिंपल नियम है मित्रों। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने शब्द लिया निषेध, धूम्रपान निषेध है, कहा जाता है ना, वही वाला निषेध। यहाँ आना निषेध है, 12 बजे के बाद एंट्री निषेध है। तो इसको जब हम लोग परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये सा सलजम वाला है ना, या षटकोण वाला है? जी हाँ मित्रों, ये षटकोण वाला है। तो यहाँ पर निश धन सेध। सेध आप लोग जानते होंगे, सेध वही होता है जो हम लोग किसी के घर में लगाते हैं, या चोर किसी के घर में सेंध लगा के बैठ जाता है, वही सेंध। तो इसको हम लोगों ने परिवर्तित किया, निस माने नहीं, सेंध माने घुसना, नहीं घुसना। कहाँ पर नहीं घुसने का अर्थ क्या है? निषेध। कहीं पर जब नो एंट्री लगी होती है तो उसका मतलब क्या होता है? निषेध, ऐसा करना मना है। और निस माने नहीं, सेध माने आप समझ ही गए। तो इसका भी मूल अर्थ क्या निकल के आया? जो इसका मूल अर्थ निकल के आया। मेरे ख्याल से मित्रों ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं मित्रों। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है इसका, निश्चल। निश्चल इसका एक एग्जाम्पल लिया। जैसे कि हम लोगों ने निश्चल को लिखेंगे निश्चल, छल, निश्चल। निश्चल वह व्यक्ति निश्चल स्वभाव का है, यानी कि उसके स्वभाव में कोई छल नहीं है। तो इसको भी परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर देखिए सा है, तो इसको परिवर्तित करेंगे निस धन छल, मतलब कि बिना छल का। बिना छल का यानी कि निश्चल। तो मित्रों मेरे ख्याल से यह भी आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी इस संधि से संबंधित, कोई आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगली बार हम लोग बात करेंगे विसर्ग संधि की। इसी तरीके से अगला टॉपिक भी बहुत ही सिंपल होगा, इससे भी सिंपल अगला टॉपिक होगा। तो दोस्तों तब तक के लिए आपको नमस्कार, फिर मिलेंगे आपसे, जल्दी मुलाकात होगी। और दोस्तों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हम लोगों से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिलती रहेगी इसी चैनल के माध्यम से। और कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी आपसे जल्दी अगले टॉपिक के साथ कल।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।